सेक्शन 15(2) बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजों को, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, देखो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको पता लगेगा अभी, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ऐड करना पड़ता है उस वैल्यू के अंदर। जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं देख लेते हैं। तो सेक्शन 15(2) ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है या कोई ड्यूटी पे की है, कोई सेस पे किया है, कोई चार्जेस पे किया है, कोई फीस पे किया है, और या फीस लिवाई किया है, मतलब फीस चार्ज की है अंडर एनी अदर लॉ अदर देन IGST, CGST, SGST, मतलब अगर कोई भी ऐसा कोई टैक्सेस है, कोई ड्यूटीज हैं, कोई सेस है, कोई चार्जेस हैं, कोई फीस है। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये एक जैसी चीजें, अगर इनमें इन सब में डिफरेंस देखो ना तो छोटा छोटा सा डिफरेंस है। टैक्सेस का मतलब क्या होता है? टैक्सेस होता है जो मतलब एक टैक्स हो गया बिल्कुल टैक्स ही। ड्यूटीज सेस होता है एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स तो टैक्स होता है, सेस होता है कि एक्स्ट्रा टैक्स जब लगाया जाता है, यानी टैक्स तो लगाया जा रहा है, जैसे सिगरेट के ऊपर टैक्स तो लगाया जाता है बट सेस भी लगाया जाता है। ठीक है, चार्जेस क्या हो गए? कोई भी चार्जेस अगर लगाए गए हैं, जैसे कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कौन से चार्जेस हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस हो। ठीक है, ये एक जैसे या फीस वगैरह चार्ज की गई है। अब ये मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यहां पे है कि अदर लॉ, ये कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज वगैरह जो चार्ज हो रही हैं किसी और लॉ के अंदर, ठीक है, अदर देन जीएसटी के अंदर नहीं, तो इन सबको हम क्या कर देंगे? यहां पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूजन्स, इनको इंक्लूड करेंगे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। इफ एनी चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, मैं इसको एग्जांपल के रूप में बताता हूं आपको। Wait a second, let me open Excel. देखो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 या 15 बोल दो सिर्फ, क्योंकि सब सेक्शन 1 कहता है कि रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए और प्राइस होल कंसिडरेशन होना चाहिए। सब सेक्शन 2 कहता है कि क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो हम सेक्शन 15 बोल देते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15। तो कैसे कैलकुलेट होता है? देखो सबसे पहले हम लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई को, ठीक है, को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को, यानी सप्लाई कितने की है हमने, हम सबसे पहले ये लेते हैं। अब यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे हम चेयर्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम चेयर्स को सेल कर रहे हैं। चेयर्स लेट से 1500 की एक चेयर है, ठीक है। यहां पे अब मैं इसको एज अ नोट में कहां लिखूं वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर? एक काम करता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वांटिटी, यहाँ पे है रेट, यहाँ पे है अमाउंट, राइट। अब सबसे फर्स्ट हम क्या सेल कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं चेयर्स,
ठीक है, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं हम? लेट्स से 50 क्वांटिटी हम चेयर्स की सेल कर रहे हैं, और वन रेट क्या है, वन चेयर का रेट है 1000 रुपीज है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो गया? 50,000। तो ये 50,000 आपका क्या हो गया? 50,000 इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, $50,000 इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे जीएसटी का रेट ले लेता हूं। यहाँ पे मैं आपको साइड में मैं आपको रेट बता रहा हूं कि जीएसटी का जो रेट है ना, रेट ऑफ जीएसटी चेयर्स के ऊपर है 12%। ठीक है, तो इस पे कैसे रेट लगाओगे आप? अब जो आपका जो सेक्शन 15 है ना, सेक्शन 15 बोलता है आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? उसके लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, कुछ लेस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपका जब ये सारी चीजें आप करोगे तो उसके बाद जाके आपका क्या निकल के आएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, जब आप कुछ ऐड करोगे, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है। ठीक है, चेयर्स मैंने कितने की बेची? चेयर्स मेरे पास 50 क्वांटिटी थी, 1000 के रेट पे मैंने बेची। अमाउंट कितना है? 50,000 टोटल बन गया। तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया? 50,000 आ गया। अब इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा। अब ऐड क्या क्या करूंगा? जैसे पैकिंग चार्जेस वगैरह मैं आपको बताता हूं, फिर कुछ लेस करूंगा, और उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट आएगा। जो ये होगा, मतलब ये जो भी आया, अभी अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं, अगर मैं सिंपल एज्यूम करूं, चलो मैं पहले एक फॉर्मेट ही बना देता हूं। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा, फिर इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आप क्या करोगे? आप जीएसटी को ऐड करोगे। ठीक है, जीएसटी कितना परसेंट है? 12%। तो यहां पे आप 12% ऐड करोगे, तो कौन से अमाउंट पे? ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आएगा, इस पे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 12%। ठीक है, और ऐड कर दोगे। अभी तो जीरो आएगा, जब तक यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी तब अभी तो जीरो आएगा, क्योंकि मैं एक्सेल में फॉर्मूलेज लगा रहा हूं। ठीक है, और फिर ये जो आएगा ना, इसको बोलेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो फिर ये जो कैलकुलेट आएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, इसको मैं सबको अभी मैं टोटल कर लेता हूं। यहां से लेके वैल्यू सप्लाई से लेके तो जितना लेस किया वहां तक का सबका टोटल कर लिया। तो अभी देखो अभी कितना आ रहा है? $56,000 कैसे आया? यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने वैल्यू सप्लाई लिया, मैंने 50,000 की टोटल चेयर बेची है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। देखो विजिबल है ये स्क्रीन पे आपको?
वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया, मतलब चेयर्स कितनी बेची है आपने, 50,000 की चेयर बेची है, जिसमें से अगर मैंने मेरा ऐड और लेस कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने सिर्फ चेयर उठाई वो 1000 की और उसके बाद बेच दी, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रहा मैं। अब एक्स्ट्रा चीजें कौन कौन सी हो सकती है वही मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, टैक्सेस। अगर कोई टैक्सेस है, कोई ड्यूटी है, कोई फीस है, कोई चार्जेस है, किसी भी तरह के कुछ चार्जेस हैं, अब यहां पे अदर देन जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी को छोड़कर, क्योंकि जीएसटी तो अभी निकाला ही कहां, जीएसटी तो अभी निकाल रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये 6000, जीएसटी की बात नहीं कर रहा, जीएसटी को छोड़ के किसी और लॉ के अंदर, जैसे ऐसा हो सकता है, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब आप एक बात बताओ, जब आप कोई भी कार परचेज करते हो या कोई भी बाइक परचेज करते हो या कोई भी व्हीकल परचेज करते हो, तो क्या उसके ऊपर रोड टैक्स लगता है? जल्दी जल्दी बताओ, रोड टैक्स लगता है उस पर? अगर आपने रिसेंटली या कभी बाइक्स वगैरह या कोई मतलब कोई भी व्हीकल खरीदा होगा, आपको आइडिया होगा, तो क्या उस पर रोड टैक्स लगता है? अगर आपको आइडिया हो तो, मतलब जब भी आप कोई भी व्हीकल खरीदते हो ना, तो एक तो उसके अंदर दो तरह के प्राइस होते हैं, एक होता है एक्स शोरूम प्राइस होता है, और एक होता है क्या कहते हैं, एक तो एक्स शोरूम प्राइस होता है, एक दूसरा प्राइस होता है, ठीक है। तो जब आप बाइक लेते हो, हाँ रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, दीपक कौशिक करेक्ट, रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है और रोड टैक्स भी होता है, दोनों होता है। तो ये वही टैक्सेस हैं, समझ गए? चलो यहाँ पे मैं आपको एक तरह से बाइक ले लेता हूँ, चलो हम कार ले लेते हैं, ठीक है, चेयर्स की जगह मैं कार ले लेता हूँ। तो एक क्वांटिटी आपने सेल करी है और कार है 5 लाख रुपीज की, आप कार का एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तो कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो, और जीएसटी रेट ले लेते हैं हम 28% ले लेते हैं, क्योंकि कार पे जो जीएसटी है, कार एंड बाइक्स पे 28% जीएसटी है। ठीक है, तो 5 लाख की जो आपने कार खरीदी है ना, कोई भी कार ले सकते हो, 5 लाख की जो भी कार आ रही हो उसका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, उस पर आपका रोड टैक्स वगैरह लगेगा। तो रोड टैक्स इसमें क्या करते हैं, वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू देखो मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले रोड टैक्स भी इसके अंदर ऐड करना होगा। वैल्यू के अंदर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई तो ये हो गया कि कार की वैल्यू क्या है, कार की वैल्यू तो हो गई 5 लाख रुपीज की। अब उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो भी फीस वगैरह जो थी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह थी, वो हम ऐड कर लेंगे। अब लेट्स से हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी जो फीस वगैरह थी वो थी 25,000, तो 25,000 देखो ऐड हो गया। अब मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना आ गया, ध्यान से देखो यहाँ पे चेंज हो गया, वन सेकेंड, एक कॉल आ गया था, नेटवर्क इशू आ गया होगा, ओके। तो अब मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना हो गया, यहां पे 5,25,000 आ गया, समझ आ रहा है, 5,25,000। अब जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी क्या 5 लाख पे लगेगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी चार्ज होता है हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, कि किस पे आपने ट्रांजैक्शन की है। तो 5,25,000 का 12% मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, 12% नहीं रखना हमें, 28% करना है। तो 28% कितना हो गया, 147,000 हो गया। तो कितने का हो गया टोटल इनवॉइस वैल्यू, कितने हो गया, 672,000 का हो गया। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, अब बिल्कुल ही क्या, अब आई थिंक 28% ही है जहां तक मुझे याद है, कार्ड्स पे एक बार ही चेक कर लेते हैं। चलो जहां तक मुझे याद है कि 28% ही है, हम एक बारी चेक भी कर लेते हैं। जीएसटी रेट ऑन कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल 12%, देखो पहले 45% था जीएसटी रेट ऑन कार, इट्स 28%, अभी 28% चल रहा है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख गया होगा तो, अगर 28% है, ठीक है।
ये ऊपर ये 15% वाला मत देखो, ये नीचे देखो यहाँ पे जीएसटी रेट ऑन कार 28%। ठीक है, हाँ ऑन रोड प्राइस होता है वो। तो ऑन रोड प्राइस के अंदर आपका ये ड्यूटी वगैरह, ड्यूटीज वगैरह ये सब ऐड होके आता है। अब सागर दुरेजा का ये क्वेश्चन है कि सर ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट, हाँ आप एक तरह से कह सकते हो कि कैस्केडिंग इफेक्ट आप कि इसको कंसीडर कर सकते हो कि कैस्केडिंग इफेक्ट में हो गया। बट कैस्केडिंग इफेक्ट पता है क्या, जीएसटी आने के बाद ना बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, बहुत सारे जितने भी टैक्सेस थे इनडायरेक्ट, जैसे एंटरटेनमेंट वगैरह था, वैट एक्साइज वगैरह था, उन सबको जीएसटी ने क्या किया था, आपने उसमें समअप कर लिया था, उसको टेक ओवर कर लिया था। बट कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिनको टेक ओवर नहीं किया, तो उन्हीं टैक्सेस की बात हो रही है। अगर कोई ऐसा टैक्सेस लग रहे हैं जो जीएसटी के अलावा लग रहे हैं तो उनको भी आप ऐड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है स्लाइड पे, हम वापस अपनी पीपीटी पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, अभी ये इंटरेस्ट का छोड़ो, अभी फर्स्ट ये वाला तो करा दिया मैंने, अब ये वाला पॉइंट देखो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे पैक कमीशन या पैकिंग चार्जेस। जैसे जब आप सेल करते हो, जब आप एज अ सप्लायर जब आप सेल करते हो तो कोई कमीशन आपने चार्ज किया या कोई पैकिंग चार्जेस चार्ज किया, यानी आपने उस कार को रैप वगैरह करने के लिए, या कोई मतलब जब हम वो नहीं करते पैकिंग करने के चार्जेस लेते हैं, तो उनमें से अगर आपने कोई चार्ज किया तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। तो क्या हम इसको भी लिख लें? तो उनको ना इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कहा जाता है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि इंसिडेंटल का मतलब होता है जो उसी टाइम जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना, पैकिंग चार्जेस वगैरह। तो हम इसको और क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इसमें ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के अंदर आप ये लिख सकते हो पैकिंग चार्जेस। अगर कोई पैकिंग चार्जेस वगैरह लिए हैं तो ये भी आप ऐड करोगे, या कमीशन हो गया, कमीशन। तो आप क्या करोगे, आप इनको भी ऐड करोगे। तो लेट्स से जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे वो थे 5000 रुपीज के, तो 5000 हमने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी जोड़ दिए। अब मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना हो गया? ट्रांजैक्शन वैल्यू आप समझ लो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ये सारी चीजें, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ये सारी चीजें ऐड होती जाएंगी। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें लेस होती हैं, और लेस होने के बाद ही आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगता है आपका। ये 28% है, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ। राइट, उसके बाद देख लेते हैं और कौन सा है। तो नेक्स्ट आता है आपका कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस। अब आप बोलोगे सर अभी आपने पढ़ा तो दिया ये फीस वगैरह, ये अब ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? ये वाला जो था ना, जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला गवर्नमेंट चार्ज करती है। जैसे रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये कौन चार्ज कर रही है? ये गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। ये वाली जो फीस है ना, या पेनल्टी या इंटरेस्ट वगैरह है, ये चार्ज कर रहा है सप्लायर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये लेट्स से कि सप्लायर ने, जब आप कार को परचेज करके गए, जब भी देखो ज्यादातर बिजनेस हमारे कैसे होते हैं, क्रेडिट पे बिजनेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो जब आप कार परचेज करके गए लेट्स से, है ना, या ईएमआई पे अपने परचेज करी या कुछ भी परचेज किया, तो सप्लायर ने बोला था आप उस समय सारी पेमेंट करके नहीं गए, आप डाउन पेमेंट करके चले गए, और फिर उसके बाद में सप्लायर ने बोला था आपके पास 10 दिन है या 20 डेज है या 1 महीना है आपको बाकी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आपने नहीं की पेमेंट, तो आप जितना लेट पेमेंट करोगे, अगर आप जितनी भी लेट अगर आप पेमेंट करोगे, तो क्या होगा
क्या वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये तो कार का एग्जाम्पल तो दूसरा है ना। अगर मैं जैसे नॉर्मल बिजनेस की बात करूं, नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदने जाते हो या सप्लायर गुड्स सेल करता है, तो ज्यादातर जो बिजनेस होता है ना वो क्रेडिट पे ही होता है। एक 1 मंथ का क्रेडिट होता है, 2 मंथ का क्रेडिट होता है। तो उस केस में जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मिस्टर एक्स ने सप्लाई किया गुड्स, किसको? पी को। कब सप्लाई किया था? 1 सितंबर को सप्लाई किया था। 2 महीने का क्रेडिट दिया था उसको। 2 महीने का क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि 2 महीने तक, 2 महीने मतलब 2 महीने के बाद वो पेमेंट उसको करनी है। 2 महीने का क्रेडिट दिया उसको। द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड, जो सप्लाई गुड्स की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? 10 लाख की थी, ठीक है। और जीएसटी उस पर लगाया गया था 1 लाख रुपीज का। बट जो उसने अमाउंट, मुझे बताओ अमाउंट उसको कब पे करनी थी? 2 महीने का क्रेडिट था ना उसका, तो अक्टूबर पूरा, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, तो 2 मंथ, जो 2 मंथ उसके हो जाएंगे 1 नवंबर के अंदर हो जाएंगे। बट वो पेमेंट कब कर रहा है? वो पेमेंट कर रहा है जनवरी के अंदर, तो उसने लेट पेमेंट करी है ना। देखो तो जितना भी पीरियड इससे यहां तक का जितना भी पीरियड 33,000 का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपकी वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब सप्लायर ने जितना भी इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, या कोई फीस चार्ज करी कि आपने लेट पेमेंट करी है, तो उस केस में भी क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट, फीस, यहां पे मैं लिख देता हूं चार्ज्ड बाय सप्लायर। जैसे उसने लेट पेमेंट की थी तो मैं यहाँ पे 1000 एग्जाम्पल के लिए 1000 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां तक मुझे डन का मैसेज दो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैं पॉज करके चल रहा हूं तब तक। सिंपल चल रहा है बिल्कुल। आपकी वैल्यू है, वैल्यू के अंदर ये 3 चीजें ऐड करनी है, जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, जो सप्लायर चार्ज कर रहा है, या कोई इंसिडेंटल कोई एक्सपेंसेस है, पैकिंग वगैरह, ये सब ऐड कर देने आपको, और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, सबका टोटल जो आएगा। दीपांकुर, रवि, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी जो जीएसटी का एग्जाम हुआ था बीकॉम वालों का, अब आप बोलोगे कि बीकॉम वालों से हमें क्या लेना देना। ये जो पेपर है ना जीएसटी का वो सेम ही आता है, सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। आपका बीबीए का और ये बीकॉम वालों का दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन के पैटर्न्स भी बिल्कुल सेम है। तो बीकॉम वालों के उसमें एक क्वेश्चन आया था, पूरा का पूरा 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर उन्होंने ये पूछा था कि कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, और उसके अंदर कुछ नहीं, आपको यही सब लिखना था। आपको यही ऐसा एग्जाम्पल लेके आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका ये है। जैसे कार मैंने यहाँ पे ले लिया, आप कुछ भी ले सकते थे एग्जाम्पल लेके। फिर उसके बाद आपको सेक्शन, मतलब वैल्यू सप्लाई एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से आपको समझाना था कि इस तरह से कैलकुलेट होती है, कि हमें टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस जो गवर्नमेंट ने चार्ज करी है वो ऐड कर देते हैं। इंसिडेंटल कोई एक्सपेंसेस है जैसे पैकिंग चार्जेस वगैरह या कमीशन, वो भी ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट या फीस जो सप्लायर चार्ज करेगा वो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर कोई चीजें लेस करते हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा, और फिर उसके बाद कैलकुलेट हमारा होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हमारा जीएसटी चार्ज होता है, और जीएसटी ऐड करने के बाद हमारा इनवॉइस की वैल्यू आ जाती है, यानी बिल का अमाउंट आ जाता है।
ईएमआई, पीयूष, ईएमआई का क्या होता है? देखो ईएमआई का केस ही अलग है। ईएमआई का पता है क्या होता है कि एक्चुअली जो जब भी आप कहीं से परचेज करने जाते हो तो ईएमआई जो होता है वो सप्लायर नहीं करता। जैसे आप कार परचेज करने जाते हो या बाइक परचेज करने जाते हो, क्या वो जो बाइक सेलर है, जो सप्लायर है, क्या वही आपको ईएमआई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है? नहीं, वो नहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई थर्ड पार्टी होती है। जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के बारे में आपने सुना होगा, बजाज फाइनेंस आपको ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो थर्ड पार्टी है, वो जो आपको सर्विसेज, जो ये वाली ईएमआई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो बजाज तो जो वो कंपनी होती है, जो सप्लायर होता है जिसने कार आपको सेल की, जैसे होंडाई है लेट्स से, तो होंडाई तो क्या करती है कि सारी की सारी पेमेंट बजाज से ले लेती है। जब आप ईएमआई के लिए अप्लाई करते हो तो सारी पेमेंट तो जो होंडाई कंपनी है वो सारी पेमेंट ले लेती है। आपको क्या लगता है कि आप पेमेंट क्या होंडाई कंपनी को कर रहे हो धीरे धीरे? नहीं, आप होंडाई कंपनी तो अपनी सारी की सारी पेमेंट बजाज कंपनी से ले लेती है, बजाज फाइनेंस से ले लेती है। फिर बजाज फाइनेंस आपके साथ डील करती है पूरी, मतलब जब तक आपकी जो ईएमआई चलती हैं, जो 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, तो 10 साल तक बजाज फाइनेंस के साथ आपकी डीलिंग चलेगी। आप बजाज फाइनेंस को पैसे हर मंथ आप पे करते रहोगे। सर ईएमआई मतलब क्रेडिट पे बोल रहा हूँ, जो लेट फी सप्लायर चार्ज करेगा वो। अच्छा, वो बात कर रहे हो। नहीं, ईएमआई पूरी के बाद नहीं। क्या क्वेश्चन है? एक सेकेंड। के बाद जीएसटी कैलकुलेट होगा? नहीं, जीएसटी तो पहले ही कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो इसका आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट एक काम करूंगा, इस वाले क्वेश्चन का ना, इसका जो आपका क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी पहले ये आप समझ लो कि क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्या क्या चीजें लेस होंगी, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जो आपका ये क्वेश्चन था उसका क्या सोल्यूशन है। अच्छा, ये तीनों चीजें पता लग गई, इन चीजों का आप पढ़ लेना। अब सेक्शन 15(2) में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऐड होती हैं? अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस इफ एनी इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट, अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कौन इंकर कर रहा है, यानी कौन पे कर रहा है, कौन बियर कर रहा है, इंकर कर रहा है बाय द रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट कोई एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस पेड, और उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है जो प्राइस उसने पे किया गया है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप दोबारा बता रहा हूं क्या बोल रहा है। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस है, अच्छा ये जितने भी एक्सपेंसेस है, एक बात बताओ, एक मुझे ऊपर जो अभी हमने एक्सपेंसेस पढ़े, ये वाला जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस था, कमीशन और पैकिंग चार्जेस वगैरह था, ये सबसे पहले कौन पे करता है? जैसे पैकिंग, जब सप्लायर पैकिंग करता है, आप कार परचेज करने जा रहे हो या कुछ भी परचेज करने जा रहे हो, उसके पैकिंग के जो चार्जेस हैं पहले वो कौन पे करता है? पहले सप्लायर पे करता है, फिर उसके बाद आपसे रिम्बर्स करवाता है ना, जब आपको बेच देता है तो वो पैकिंग के चार्जेस उसके अंदर डालकर, आपका बिल के अंदर डाल के आपसे चार्ज कर लेता है ना। ये तो पहले ही पे कर चुका है ना सप्लायर, तो फिर उसके बाद आपसे रिम्बर्स करा रहा है। लेकिन मैं कुछ ऐसे एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं जो सप्लायर ने पे नहीं किए, बट उसने क्या किया, उसने आपसे, आपकी जेब से, मतलब आपके थ्रू पे करवा दिए गए। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे एक सप्लायर बैठा है चंडीगढ़ में और मैं रिसिपिएंट बैठा हूं दिल्ली के अंदर। सप्लायर बैठा है चंडीगढ़ में, मैं रिसिपिएंट बैठा हूं दिल्ली के अंदर। तो मैंने उसको फोन किया, यार मुझे ये वाले गुड्स चाहिए, एक काम कर मुझे भिजवा दे, ठीक है? तो उसने कहा ठीक है मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन यार कोई ना ट्रक खाली नहीं है। उसने मेरे को बोला कि मैं भिजवा तो दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ना कोई भी जो ट्रक वगैरह है जिसके थ्रू मैं भिजवाऊंगा आपको वो गुड्स, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है।
तो एक काम करो ना, आप अपना ही ट्रक मतलब आप खुद अरेंज कर लो, समझ रहे हो, आप खुद ही अपना अरेंज कर लो। तो ऐसे कोई अगर कोई एक्सपेंसेस होंगे ना, जो सप्लायर क्या कर रहा है, ड्यूटी किसकी है, सप्लायर की ड्यूटी है उसको चार्ज करना, है ना, सप्लायर की। अगर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे एक तरह से क्या फ्रॉड नहीं हो सकता, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अगर सप्लायर इंकर करता, जैसे वो ट्रक का एक्सपेंसेस था, फ्रेट वगैरह जो भी था, अगर वो सप्लायर इंकर करता, तो क्या ये इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होता कि नहीं होता, और जिसके कारण जीएसटी का रेट बढ़ता कि नहीं बढ़ता। जैसे अगर फ्रेट लगा 10,000, अगर सप्लायर ने पे किया होता तो यहाँ पे 10,000 ऐड हो जाता कि नहीं ऐड हो जाता, जिसके कारण आपका जीएसटी का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। बट यहाँ पे सप्लायर ने पता है क्या तरीका अपनाया, सप्लायर ने बोला एक काम करता हूँ, मैं पे ही नहीं कर रहा, मैं रिसिपिएंट से पे करवा लेता हूँ, है ना। तो रिसिपिएंट को बोल दिया कि एक काम कर, तू खुद का अपना ट्रक ले आ और अपना जो भी आपका जो तेरा जो गुड्स है वो वापस ले जाइए, ठीक है। तो उस केस में सप्लायर ने तो पे किया नहीं, तो कल को वो गवर्नमेंट को ये कह सकता है कि मैंने थोड़ी पे किया है, मैंने तो कोई चार्ज किया ही नहीं, तो मैं बिल में क्यों डालूं, जब मैं बिल में नहीं डालूंगा तो उस पर जीएसटी भी क्यों लगाऊं, है ना। पर गवर्नमेंट बहुत शातिर है, गवर्नमेंट ने बोला ही नहीं, अगर आप कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो, मैं फ्रेट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो सप्लायर को पे करने चाहिए थे बट रिसिपिएंट उसके बिहाफ पे कर रहा है, तो उस केस में आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर के बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंसेस रिसिपिएंट बियर कर रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी कि आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आपको ये वाले एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप एग्जांपल तो वैसे मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये एग्जांपल ये रहा इसका। ए लिमिटेड ने प्लेस किया एक ऑर्डर बी लिमिटेड को टू सप्लाई द गुड्स ऑफ 1 लाख रुपीस का, मतलब ए लिमिटेड ने ऑर्डर किया किसको, बी लिमिटेड को ऑर्डर किया। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, जो चंडीगढ़ में बैठा हुआ है वो बंदा, उसको ऑर्डर किया, उसको बोला कि भैया कि गुड्स एक काम कर, गुड्स सप्लाई कर दे, कितने का, 1 लाख रुपीस का गुड्स है वो सप्लाई कर दे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दोज गुड्स इज अवेलेबल एट द बेस्ट क्वालिटी एट ए लिमिटेड प्लेस। इसमें ये बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल है ना, देखो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को ऑर्डर दिया, ए ने बी को ऑर्डर दिया कि मुझे ना ये वाले गुड्स चाहिए 1 लाख रुपीस के, मुझे भिजवा दो। बट जो वो गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था ना, वो कहां पे अवेलेबल था, वो ए के पास ही था, ठीक है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ नहीं, जो देखो मुझे कुछ गुड्स चाहिए थे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे चेयर्स हैं, अब मुझे चेयर्स चाहिए, ठीक है। मतलब मेरी एक कंपनी है जो प्लास्टिक की कंपनी है, मतलब हम प्लास्टिक वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। और अब प्लास्टिक तो सेल करते ही हैं, बट मेरा काम ये नहीं है कि मैं चेयर्स बेचता हूं, मेरा काम है ही नहीं, चेयर्स वगैरह मैं बनाता ही नहीं, मेरा तो काम सिर्फ सौदा, सिंपल सौदा है कि भैया मैं तो अपना प्लास्टिक वगैरह बेचता हूँ, ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या प्लास्टिक बेचता हूँ, क्या मुझे चेयर की जरूरत नहीं होती होगी, जरूरत तो होगी ना, क्या मेरा भी ऑफिस होगा ना, मेरे भी सेल्स के लोग ऑफिस, मतलब मेरे को भी ऑफिस तो बनाना पड़ेगा ना, वहां पे मुझे चेयर्स तो चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, बी लिमिटेड को मैंने कॉल लगाया, मैंने बोला यार बी लिमिटेड तेरे पास चेयर्स हैं, एक काम कर चेयर्स भिजवा दे। तो बी लिमिटेड कहता है यार मैं चेयर्स तो भिजवा दूं, बट जिस टाइप की आप चेयर कह रहे हो ना, उसका जो प्लास्टिक है वो आप ही के पास है। यहां तक की कहानी अभी बोली है इसने, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एग्जांपल दिया हुआ है, और क्या कर सकते हैं। पीयूष सर, गवर्नमेंट में भी पागलों वाले बिना मतलब के चार्जेस लगा रखे हैं, कौन से वाले? शुगर कैन फार्मर को शुगर चाहिए हो सकता है,
हाँ ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो उसने ये बोला उसने ये बोला कि जो जिस टाइप की आप चेयर्स मांग रहे हो ना उसका प्लास्टिक ही आपके पास है, यानी रॉ मटेरियल आप ही के पास है। ठीक है, सो ए लिमिटेड एक्वायर्ड द रॉ सो ए लिमिटेड एक्वायर्ड द रॉ मटेरियल 50,000 जिसकी कॉस्ट थी 50,000 की थी, और वो उसको सेंड कर दिया बी लिमिटेड को, यानी 20,000 का। अब मैंने उसको उससे 1 लाख की चेयर मांगी थी, तो ठीक है, मुझे उसने बताया कि भैया चेयर तो मैं भिजवा दूंगा, बट जो प्लास्टिक है ना, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, वो आपके पास ही है। मैंने कहा ठीक है, तू ऐसा कर, मेरा ही प्लास्टिक ले ले और मुझे चेयर भेज दे। तो मैंने उसको 20,000 का जो प्लास्टिक था, मैंने उसको उठा के उसको दे दिया बी लिमिटेड को। तो फॉर द सप्लाई मेड फ्रॉम बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड पेड 80,000। अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड कर दिया, और बहुत अच्छी केस स्टडी है वैसे ये, मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ थोड़ा सा। जी, पता नहीं समझ में आई है कि नहीं आई, अभी तक आपको कहानी क्या है मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। देखो, एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड है, ये है सप्लायर ऑफ प्लास्टिक, ए लिमिटेड जो है, और बी लिमिटेड है, ये है सप्लायर ऑफ चेयर्स। अब चेयर्स में प्लास्टिक यूज होती है कि नहीं होती? होती है यूज। ठीक है, अब ए लिमिटेड ने, ध्यान से सुनो, ए लिमिटेड को ना चेयर्स चाहिए थी, तो ए लिमिटेड ने कांटेक्ट किया बी लिमिटेड से, बट उसका काम ये नहीं है, चेयर्स बनाना काम नहीं है। अभी एक बात बताओ ना यार, अगर ए लिमिटेड, जैसे मेरी है ए लिमिटेड, और मैं प्लास्टिक सप्लाई करता हूं, जरूर थोड़ी है कि मैं चेयर्स बनाने भी लग जाऊं। मेरे को अगर प्लास्टिक का कुछ भी चाहिए तो मैं ही बनाने लग जाऊंगा, मैं थोड़ी बनाऊंगा, मैं तो किसी और से ही खरीदूंगा ना। तो ए लिमिटेड ने कांटेक्ट किया बी लिमिटेड को, उसको बोलता है कि यार एक काम करो ना यार, मुझे क्या कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं, बी लिमिटेड को कांटेक्ट किया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ चेयर्स की रिक्वायरमेंट के लिए कांटेक्ट किया। ठीक है, अब बी लिमिटेड ने बोला ठीक है, मैं ये चेयर्स तो आपको भिजवा देता हूं, बट जो प्लास्टिक है ना, मैंने सुना आपके पास बहुत अच्छा प्लास्टिक है, वो वाला प्लास्टिक आप ही क्यों ना भिजवा दो मुझे, है ना। अब आप हो और आप सस्ते में भी दे दोगे, मैं कहीं और से खरीदूंगा। बी कह रहा है कि मैं कहीं और से खरीदूंगा वो चेयर्स बनाने के लिए, आप ही भिजवा दो ना मेरे को प्लास्टिक, वो चेयर्स भिजवा दो। तो कहता है वो ठीक है, वो कहता है कि ठीक है मैं भिजवा देता हूँ चेयर्स। तो ए लिमिटेड ने प्लास्टिक भी ए लिमिटेड ने क्या किया, सप्लाई कर दिया, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए था बी को, वो सप्लाई कर दिया। वो रॉ मटेरियल क्या था? प्लास्टिक था, और बदले में, और कितने का भिजवा दिया? 20,000 का भिजवा दिया। ठीक है, और बदले में ए लिमिटेड ने बोला था, ए लिमिटेड ने कहा था कि मुझे चेयर भिजवा दो। तो चेयर कितने की भिजवा दो? 1 लाख की चेयर भिजवा दो। चेयर्स भिजवा दो 1 लाख की। ठीक है, अब यहां पे देखो इन्होंने सेटल कैसे किया। इन्होंने सेटल पता है कैसे किया? इन्होंने बोला ए लिमिटेड ने ना सिर्फ इसको कितने की पेमेंट करी, ए लिमिटेड ने सेटलमेंट कैसे हुई, देखो ये तो थी कहानी ऊपर, सेटलमेंट कैसे हुई, ज्यादातर लोग यही करेंगे वैसे तो, है ना। सेटलमेंट कैसे हुई? जब ए लिमिटेड ने बोला कि यार मैंने तेरे को 20,000 का माल दिया है और 1 लाख रुपए का तेरे से ले रहा हूं, तो एक काम करता हूं ना, तेरे को 80,000 भिजवा देता हूं। सिंपल है ना, बिल्कुल नेट अमाउंट ही तो भिजवाऊंगा। तो ए लिमिटेड तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, ए लिमिटेड तो 1 लाख अपना 80,000 भिजवा रहा है। बट क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी कैसे चार्ज होगा? जीएसटी चार्ज 80,000 पे होगा, 1 लाख पे होगा? जीएसटी चार्ज कैसे होना चाहिए ये बताओ। सेटलमेंट के टाइम पे क्या हुआ? ए लिमिटेड ने पेमेंट कर दी 80,000 की।
80,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है, क्योंकि 20,000 का तो गुड्स ही भिजवाया था। बट यहाँ पे क्या, एक ध्यान से अगर आप देखोगे, क्या इस प्रोसेस के कारण गवर्नमेंट का जो 20,000 का जो जीएसटी था, 20,000 के ऊपर जो जीएसटी बनना था, वो मारा नहीं गया? एक बात बताओ, खुद सोचो। इस चीज के कारण क्या गवर्नमेंट का 20,000 रुपीज का जो जीएसटी था वो मारा गया कि नहीं मारा गया? क्योंकि अगर बी लिमिटेड ने 80, बी लिमिटेड तो बोलेगा यार 80,000 की पेमेंट कर रहा है, तो मैं तो बिल भी 80,000 का बनाऊंगा। नहीं, बिल आप 80,000 का बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपने जो चेयर्स सेल करी हैं वो 1 लाख रुपीज की चेयर सेल करी है ना? तो बी लिमिटेड ये नहीं बोल सकता कि कहने वाला पॉइंट क्या है, हम ऐसा, वो वाला पॉइंट, हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे? हम पॉइंट ये पढ़ रहे थे, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो बी सप्लायर को ना, यहाँ पे बी लिमिटेड को बियर करना चाहिए था, बट वो बियर कर रहा है रिसिपिएंट, तो वो हम ऐड कर देंगे सप्लाई के अंदर। ऐड करने का मतलब क्या है? जीएसटी का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये एक खुद सोचो ना, ये रॉ मटेरियल का खर्चा किसको उठाना चाहिए था? बी को उठाना चाहिए था ना। लेकिन बी ने जानबूझ के टैक्स को बचाने के लिए क्या किया? ए से कांटेक्ट कर लिया, ए से बोला भैया तू भिजवा दे, ताकि मैं बिल भी 80,000 का ही भिजवा सकूं। क्या वो 80,000 का बिल भिजवा सकता है? नहीं भिजवाएगा। वो 1 लाख का ही बिल उसको भिजवाना पड़ेगा, यानी 20,000 का जो रॉ मटेरियल का जो है एक्सपेंस है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, उसको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा एग्जाम्पल था। अगर वो टेढ़ा एग्जाम्पल नहीं समझना चाहते आप, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे फ्रेट था, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेट सप्लायर को पे करना था, लेकिन मैं एज अ रिसिपिएंट मैंने पे कर दिया, तो वो आप ऐड कर लोगे इसके अंदर। एक्सपेंसेस पेड बाय रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, वो आप ऐड करोगे, ठीक है। तो आज हमने कितने पॉइंट कवर किए? ऐसे केस में पीयूष, ऐसे केस में ए और बी रिलेटेड पर्सन नहीं है। कैसे हो सकते हैं? ए और बी रिलेटेड पर्सन तो तब होंगे ना जब वो रिलेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि पार्टनर्स हो गए, या फिर क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स, एक ही कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो हो गए। ये कोई रिलेटेड पर्सन थोड़ी हुए, तो ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। तो आज हमने ये 4 पॉइंट पढ़े कि कौन कौन सी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम क्या, कौन कौन से ऐसे 4 पॉइंट हैं जिनको हम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स को हमें लेस करना होता है, फिर जाके हमारा क्या कैलकुलेट होता है, हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट होता है, फिर उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर हम जीएसटी ऐड करते हैं, और फिर हमारा जाके टोटल इनवॉइस की वैल्यू आती है। यही आपका पूरा का पूरा वैल्यूएशन का चैप्टर है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड, तो आपको यही पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। आज के पॉइंट्स अगर आ गए हैं तो डन का मैसेज दे दो एक बारी। सागर दुरेजा, सर जब बी ने ए से प्लास्टिक एक्वायर किया तो बी को जीएसटी पेड करना चाहिए क्योंकि बी ने परचेज किया। बिल्कुल सागर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता क्या होना चाहिए यहाँ पे सही तरीका क्या है? जब ए प्लास्टिक उसको बेच रहा है तो पहले तो ए उसका बिल बनाए, ठीक है। 20,000 का प्लास्टिक बेचा ना, तो पहले ए बिल बना के उसको बी को बेचे और फिर जीएसटी पे करे उसके ऊपर। और फिर जब वो जीएसटी पे कर देगा, फिर जो बी है उस परचेज को लेकर, मतलब उसको परचेज का लेके उसको एक्सपेंस बना के फिर उसके बाद ऐसे करे। मतलब एक नॉर्मल, एक तरह से इनको कैसे ट्रांजेक्शन करनी चाहिए, एक ऐसी ट्रांजेक्शन करनी चाहिए कि हमने आपसे खरीदा ही नहीं, एक तरह से उस तरह से ट्रांजेक्शन करनी चाहिए, तभी तो जीएसटी सही से कैलकुलेट हो पाएगा ना, नहीं तो ऐसे तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। इसका अगर मैं इन शॉर्ट में समझाऊं ना, बस 1 मिनट और दो, मैं इसको इन शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर यहाँ पे ये सोचो, अगर ऐसा कोई केस होता कि मैंने मिस्टर ए को 1 लाख का माल बेचना था और मैंने मिस्टर ए से 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया। मिस्टर ए ने मेरे को कांटेक्ट किया, यहाँ पे तो कितने का है? 20,000 का है ना, तो डिफरेंस 20,000 का आ रहा है। बट मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा अगर मैं कर दूं कि मैंने ए से परचेज किया 1 लाख का और 1 लाख का उसको बेच ही दिया, तो इसका मतलब हम दोनों को तो कुछ देना ही नहीं। 1 लाख का सामान आया, 1 लाख का चला गया, एक्सचेंज हो गया एक तरह से। तो एक्सचेंज में आप समझो, सप्लाई का चैप्टर जब हमने पढ़ा था, एक्सचेंज के अंदर भी हम क्या करते हैं? जीएसटी कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पे तो फिर हमें कुछ भी नहीं देना, ना ही उसको मेरे को कुछ देना, ना ही मेरे को कुछ देना, तो हम तो भैया जीएसटी पे ही नहीं करेंगे, जीएसटी तो गया भाड़ में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो क्या रीजन मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चीज का? आई होप समझ में आएंगे ये पॉइंट्स। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं। सर ये केस जॉब वर्क वाले से रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब वर्क रिलेटेड भी आप कह सकते हो, बट जॉब वर्क के अंदर भी यही बोला जाता है कि जॉब वर्क वाला बिल देता है उसको। नहीं, जॉब वर्क के अंदर पता है क्या होता है, जॉब वर्क के अंदर ये तो देखो, अगर ये तो एक ही ट्रांजेक्शन हुई ना, जॉब वर्क के अंदर ना आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जॉब वर्कर के साथ, आप समझ रहे हो, कुछ टाइम के लिए नहीं होता। ये तो चेयर वो कितनी, मिस्टर जो ए है, मिस्टर बी से थोड़े टाइम के लिए तो चेयर परचेज करेगा। अब ये थोड़ी है पाइप जिंदगी भर के लिए चेयर ही परचेज करता रहेगा, उसको प्लास्टिक देता रहेगा और चेयर परचेज करेगा। जॉब वर्क के केस में होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे आप अपना जो स्टॉक है आप किसी और के पास भेजते हो और फिर उसके बाद आपको वापस लेते हो। यहाँ पे प्राइस कंसीडर हो तो गया शुभम, मैंने तभी तो बोला यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, जो 20,000 है ना वो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। प्राइस कंसीडर नहीं हुआ तो टीवी कैसे निकालेंगे उसका भी मैं बताऊंगा, उसके अंदर आगे रूल्स कुछ बने हुए हैं। अगर जहां पे प्राइस इज अ सोल कंसीडरेशन ना हो और पूरा का पूरा एक्सचेंज हो जाए, एक हाथ दे दो सामान और एक हाथ वापिस दे दो, ठीक है, तो प्राइस तो कहीं आया नहीं इसके अंदर, तो उस केस में भी कैसे वैल्यूएशन निकाला जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं जो अब आगे आएंगे, आगे वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी कॉन्सेप्ट सारे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।